अनगिनत चीखें थीं और खून की एक ऐसी बदबू थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जो काफी देर तक बनी रही। स्नोई एम्पायर से 3 लाख मील दूर, एक के बाद एक 3 इंटरमीडिएट लेवल वॉइड ब्रेकिंग टैलिस्मन खाने के बाद और गोल्डन डिवाइन बोल की आभा को महसूस करने में पूरी तरह से असमर्थ होने के बाद झाओ फेंग ने राहत की सांस ली। हम आखिरकार बच निकले। वह क्लाउड शटल पर सवार था, उसके पीछे तेज हवा में उसका बोर गॉड क्लोक लहरा रहा था। इसके बाद हम युक्सी के राजा झो लिंग से मिलेंगे और लड़ाई का प्लान बनाएंगे और गोल्डन डिवाइन बोल के खिलाफ टीम बैटल में शामिल होंगे। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं। गोल्डन बुल से पैदा हुआ खतरा बहुत जरूरी है, इसे जल्द से जल्द हल करने की जरूरत है, नहीं तो झाओ फेंग को हमेशा डर में रहना पड़ता, चाहे वह कहीं भी जाए। यह एहसास अच्छा नहीं है। काटना। स्वर्गीय रैंक का स्पिरिट फ्रूट ब्लैक स्पिरिट फ्रूट मिल गया है। क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? काटना। आपको 19,000,000 सुप्रीम कॉइन्स मिले हैं। काटना। खोज करना। जिस तरह से साथ झाओ फेंग ने यात्रा में बिताए समय का उपयोग भूमिगत महल से लूटे गए सभी खजानों को बदलने में किया। जैसे ही झाओ फेंग ने सुप्रीम कॉइन्स को ऊपर उठते देखा, उसके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। खासकर अंत में, जब कुल रकम 50 मिलियन से ज्यादा होकर 80 मिलियन तक पहुंच जाती है। झाओ फेंग की मुस्कान और गहरी हो गई। अभी भी 20 मिलियन बाकी हैं, झाओ फेंग ने खुद से कहा। 3 दिन बाद झाओ फेंग उस घाटी में पहुंचा जहां झो के राजा लिंग ने अपने सैनिकों को छिपा रखा था। केवल हिडन सोल्जर्स वैली तबाही का मंजर था, जहां हर जगह युद्ध के निशान थे। झाओ फेंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन डिवाइन बुल का हमला यहां तक फैल गया हो? जाता रहना। झाओ फेंग ने इस अटकल से इनकार किया। हिडन सोल्जर वैली अभी भी युद्ध से तबाह थी, साफ तौर पर 2 सेनाओं के बीच लड़ाई के बचे हुए निशान। अगर सच में गोल्डन डिवाइन बुल हमला कर रहा होता तो शायद यह जगह अब नहीं होती। क्या हुआ? युक्सी और दूसरों को क्या हुआ? झाओ फेंग को बेचैनी महसूस हुई। तेजी से वह हिडन सोल्जर वैली की गहराई की ओर दौड़ा। सीधे चले जाएं। हर जगह लाशें थीं। लाशों पर पहने कवच को देखकर लगता है कि वे असल में स्नोफील्ड एम्पायर के सैनिक थे। वहां कुछ लोग लाल रंग का कवच पहने हुए भी थे, जो साफ तौर पर दूसरे ग्रुप से जुड़े थे। उनमें से कई की मौत भी हो गई। यहां नहीं। घाटी में अच्छी तरह से खोजने के बाद झाओ फेंग को राजा झो लिंग या यूशी नहीं मिले और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बचाओ, मेरी मदद करो। उसी समय मदद के लिए एक हल्की सी चीख झाओ फेंग के कानों तक पहुंची। झाओ फेंग ने लाशों में से खोजकर स्नो रीजन एम्पायर का कवच पहने एक सैनिक को बाहर निकाला। एक क्विक चेक। इस व्यक्ति का बस बहुत ज्यादा खून बह गया था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। झाओ फेंग ने एक हीलिंग पिल निकाली और उस आदमी को दे दी। उस आदमी के इसे लेने के बाद उसकी चोटें ठीक हो गईं और उसका खून और एनर्जी ठीक होने लगी। कमांडर को बचाओ। सैनिक ने झाओ फेंग की बाहें पकड़ लीं, उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। कमांडर इन चीफ कौन है? झो, कमांडर झो। कहाँ है वह? 50 मील उत्तर पूर्व में एक सुनसान युद्ध का मैदान। जल्दी करो, उन्हें बचाओ। खांसी खांसी। गुस्से में सैनिक की अंदरूनी चोटें बढ़ गईं और उसने मुंह भर खून थूक दिया। अपनी चोट का अच्छे से ख्याल रखें। झाओ फेंग ने गोलियों की एक बोतल नीचे फेंकी, फिर तेजी से उत्तर पूर्व की ओर चल पड़ा। बॉर्डरलैंड युद्ध का मैदान। झो के राजा लिंग के पास 20,000 आदमियों की सेना थी, जो 4 लेजियन में बंटी हुई थी। लेकिन सिर्फ आधे दिन में ही 2,000 लोग मारे गए। झो के राजा लिंग का दिल टूट गया। आपको जानने की जरूरत है, उन्होंने इन 4 सेनाओं के लिए बहुत मेहनत की। दुश्मन देशों से लड़ते हुए भी हमें कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। आज का नुकसान लगभग पिछले सभी नुकसानों के जोड़ के बराबर है। और यह सब सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हुआ। झो जियान, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? झो के राजा लिंग ने विरोधी सेना के सामने उस अधेड़ उम्र के जनरल को घूरा, जिसने सुनहरे कवच पहने थे, 7वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट पर सवार था और बहुत बहादुर था। पुराने जमाने से एक अच्छा पक्षी बैठने के लिए एक अच्छा पेड़ चुनता है और एक मंत्री सेवा करने के लिए एक अच्छा भगवान चुनता है। स्नो रीजन एम्पायर खत्म हो गया है और कोई भी बचा नहीं है। मेरे लिए खुद से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में क्या गलत है? आप राजा झो लिंग अपनी 4 सेनाओं के साथ दूसरा रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। आपको मेरी बुराई करने का क्या हक है? अधेड़ उम्र के जनरल ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें दूसरा रास्ता खोजने से नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें अपने पुराने भाइयों की जान को वफादारी की कसम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झो के राजा लिंग के चेहरे पर एक डरावना भाव आ गया। हम तो क्या? अब आप अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों से घिरे हुए हैं, बिल्कुल अकेले और बिना किसी सहारे के। आप मेरा क्या कर सकते हैं? अधेड़ उम्र के जनरल ने नफरत से कहा। झो के राजा लिंग ने गहरी भौहें चढ़ाई। उसने अपने पीछे की सेना पर नजर डाली और उनके थकेहारे चेहरे देखकर झो के राजा लिंग को दुख हुआ। 3 दिन और 3 रात लगातार लड़ाई के बाद ये लोग मुश्किल से सो पाए।
लोहे से बना कोई भी व्यक्ति इसका सामना नहीं कर सकता। झो जियान, क्या तुमने आज मुझे मारने का पक्का इरादा कर लिया है? झो के राजा लिंग ने अधेड़ उम्र के जनरल को देखा और गहरी आवाज में पूछा। हाँ, सही है। क्रिम्सन फ्लेम आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि ये क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के सैनिक उन कातिलों को छोड़ देंगे जिन्होंने उनके साथियों को मार डाला? क्या जनरल लिन तियानलैंग उन दोषियों को छोड़ देंगे जिन्होंने उनके खास सैनिकों का कत्लेआम किया? बेशक अगर तुम आत्महत्या करने को तैयार हो तो मैं हमारे पिछले रिश्ते का ध्यान रखते हुए 4 बड़ी सेनाओं को छोड़ सकता हूं, इस शर्त पर कि वे क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के सामने झुक जाएं। तुम्हारा प्लान सच में बहुत अच्छा है। झो के राजा लिंग गुस्से से हंसे। लेकिन तुमने मेरी क्रूरता को कम आंका है और तुमने इन 4 बड़ी सेनाओं को भी कम आंका है। फाल्कन, थंडर लेपर्ड, शैडो टाइगर और ब्लड वुल्फ लीजन्स, मेरी बात मानो। राजा झो लिंग ने अपना हाथ उठाया। हाँ हाँ हाँ। पहाड़ों और लहरों जितनी शक्तिशाली आवाजें चारों सेनाओं में गूंज रही थीं। जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना लड़ो, 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 लड़ो। लड़ने का जोश आसमान तक पहुंच गया, ऊपर की ओर बढ़ता गया, यहां तक कि आसमान में काले बादलों को भी दूर कर दिया। कितनी एलीट और शक्तिशाली फोर्स है। बोलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो अधेड़ उम्र के जनरल के बगल में एक अजीब काले भेड़िए की पीठ पर बैठा था। उसकी नजरें बाज जैसी थीं और व्यवहार भेड़िए जैसा था। वह बहुत इज्जतदार था, उसका चेहरा ठंडा था और उससे एक जानलेवा एहसास निकल रहा था। यह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि लिन तियानलैंग था, जो क्रिम्सन फ्लेम एम्पायर का पहला जनरल था, जो लगभग 7वीं लेवल की ताकत थी। यह अफसोस की बात है कि ऐसी सेना मेरी नहीं है। लिन तियानलैंग की आंखें अफसोस से भरी थीं, लेकिन उनका चेहरा ठंडा था और बोलते हुए उन्होंने कई ऑर्डर दिए। हर ऑर्डर का मकसद चारों सेनाओं को खत्म करना था, बिना किसी रोक-टोक के। जनरल लिन, दूसरी सेनाएं कब आएंगी? एक बार जब वे पहुंच जाएंगी और राजा झो लिंग को घेर लेंगी तो मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि मैं 4 बड़ी सेनाओं को मना सकता हूं। यही बात अधेड़ उम्र के जनरल झो जियान ने कही थी। अध्याय 313, झो के राजा लिंग का संकट। कॉप्स यिन सेक्ट, वुहुआन वैली, 10,000 बीस्ट्स माउंटेन और दूसरे 6 बड़े सेक्ट के लोग रास्ते में हैं। लिन तियानलैंग ने बेपरवाही से कहा। उसके होठों पर एक ठंडी हंसी आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। दुश्मन की 3 गुना ताकत के साथ 4 सेनाओं को दबाना बहुत आसान है। ऐसा कहने के बाद चारों फौजें अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी हैं और उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है, तो वे जरूर पागलों की तरह मारने का इरादा कर लेंगी। अगर हम उन्हें हरा भी देते हैं तो भी आखिर में हमें दोनों तरफ से भारी नुकसान होगा, जो साफ तौर पर स्नो रीजन एम्पायर को खत्म करने की एम्पायर की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के खिलाफ है। झो जियान ने गहरी आवाज में कहा। हम। लिन तियानलैंग ने भौहें चढ़ाई। हालांकि उसने झो जियान का सरेंडर मान लिया था, लेकिन वह ऐसे गद्दार को नीची नजर से देखता था। लेकिन अब ऐसा लगता है। उनके कैरेक्टर को एक तरफ रख दें तो झो जियान की स्नो रीजन एम्पायर में एक मशहूर आयरन ब्रिगेड जनरल बनने की काबिलियत साफ दिखाती है कि उनमें कुछ स्किल्स हैं। और तुम्हारा मतलब क्या है? लिन तियानलैंग का सवाल सुनकर झो शियान के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उन्हें 3 तरफ से घेर लो और एक तरफ खुला छोड़ दो। हिडन सोल्जर वैली का इलाका बचाना आसान है और हमला करना मुश्किल। जबरदस्ती हमला करने पर हमें बहुत नुकसान होगा। बेहतर होगा कि उन्हें हिडन सोल्जर वैली से बाहर निकालो और बीच रास्ते में उन पर हमला करो। घात? क्या कोई सही जगह है? मुझे याद है कि हिडन सोल्जर्स वैली के उत्तर पश्चिम में एक संकरी घाटी है जो 10 मील से ज्यादा तक फैली हुई है, जो घात लगाकर हमला करने के लिए एकदम सही है। यह सुनकर लिन तियानलैंग ने एक पल सोचा, फिर तारीफ में ताली बजाई। जनरल झो शियान सच में बहुत बढ़िया हैं। बहुत अच्छा, चलो आपकी सलाह मानते हैं जनरल। हम 3 तरफ से घेर लेंगे और एक तरफ को खुला छोड़ देंगे, कम से कम ताकत का इस्तेमाल करके चारों फौजों को खत्म कर देंगे। अगर यह लड़ाई कामयाब होती है तो जनरल झो शियान को सबसे पहले क्रेडिट दिया जाएगा। फिर मैं महाराजा को बताऊंगा और आपको चांगलिन आर्मी के कमांडर इन चीफ की पोस्ट की गारंटी दूंगा। चांगलिन आर्मी क्रिम्सन फ्लेम एम्पायर की दूसरी सबसे एलीट मिलिट्री यूनिट है, जो खुद क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के बाद दूसरे नंबर पर है। आपके गाइडेंस के लिए धन्यवाद जनरल लिंग। मैं जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। झो जियान ने जल्दी से मुट्ठी बांधकर सलामी दी, उसका चेहरा उत्साह से भर गया। झो शियानलिन और तियानलैंग ने अपनी चाल चल दी है। हमें 3 तरफ से घेर लिया है और एक तरफ को खुला छोड़ दिया है। वे हमें उत्तर पश्चिम की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। झो के राजा लिंग अपने बगल में खड़े एक हट्टे-कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर उदास हो गए। बूढ़े युवान, नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा है? झो के राजा लिंग जिस आदमी को ओल्ड युवा कहते थे, वह कोई और नहीं बल्कि युआन ली था, जो हिडन सोल्जर्स वैली का मालिक था। युआन ली के पीछे हजारों मार्शल आर्टिस्ट खड़े थे। सभी ने भूतिया चेहरों वाले काले कपड़े पहने हुए थे। ये मार्शल आर्टिस्ट लाशों जैसे लग रहे थे, जिनसे एक डरावनी आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कई सालों से मरी हुई लाशें हों।
उत्तर पश्चिम में वन लाइन स्काई नाम की एक पतली घाटी है जो लगभग 20 मील तक फैली हुई है। युआन ली की बातें सुनकर झो के राजा लिंग तुरंत समझ गए और उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तीन तरफ से घेरने और एक को खुला छोड़ने की कितनी चालाक चाल है। झो जियान मेरे 20,000 सैनिकों को बर्बादी के कगार पर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ओल्ड झो, बेहतर होगा कि तुम उनसे जल्दी से पीछा छुड़ा लो। जहां तक मुझे पता है, इस बार तुम पर हमला करने वालों में सिर्फ क्रिम्सन फ्लेम आर्मी ही नहीं बल्कि स्नो रीजन एम्पायर के 6 लगभग 7वीं क्लास के ग्रुप भी शामिल हैं। अभी वे अपने रास्ते पर हैं। अगर हम 6 ग्रुप के आने और पहाड़ के नीचे घेरा बनाने का इंतजार करते हैं तो हम सच में एक अलग थलग सेना बन जाएंगे और हम सिर्फ फंसकर मर जाएंगे। इस स्थिति में हम उनसे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? 1 या 2 फौज छोड़ दो, युआन ली ने गहरी आवाज में कहा। झो के राजा लिंग हैरान रह गए। उन्होंने इस बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन उन्होंने खुद 4 सेनाएं खड़ी की थीं और वे सब उनके ही खून के थे। वह सच में उन्हें छोड़ने का मन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब फैसला लेने का समय आ गया है। उसने अपना सिर उठाया, उसकी नजर 4 सेनाओं पर घूमी और आखिर में ब्लड वुल्फ लीजन पर टिक गई। उसने हल्के से दांत पीसते हुए कहा, ब्लड वुल्फ लीजन, मेरा हुक्म सुनो। एक पल इंतजार करें। उसी समय एक महिला की आवाज गूंजी। यह यूशी थी, जो अपने अनोखे वॉरहॉर्स पर बिना एक शब्द बोले सीधी बैठी थी। मालकिन। यूशी की बात सुनकर झो के राजा लिंग ने तुरंत उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। यूशी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने कई बार किंग झो लिंग को बताया था कि वह सिर्फ झाओ फेंग की दोस्त है, लेकिन किंग झो लिंग टॉयलेट में पत्थर की तरह अड़ा हुआ था, जिद्दी और अड़ियल, और वह अपना मन नहीं बदल रहा था। अधिक समय तक यूशी इतना आलसी था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। युआन ली ने देखा, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि एक मार्शल सम्राट जैसी काबिलियत वाली औरत में राजा झो लिंग की रखैल बनने की क्या काबिलियत थी। लेकिन इन बातों से ज्यादा वह यह जानने को उत्सुक था कि यह आम तौर पर शांत रहने वाली महिला इस समय बोलते समय क्या कहना चाहती थी। मेरे पास एक बैटल फॉर्मेशन है जिसके लिए 4 लीजन की मिलीजुली ताकत चाहिए और यह एक 7 स्टार मार्शल सेंट के बराबर बैटल फॉर्मेशन स्पिरिट बना सकता है। क्या? एक 7 स्टार मार्शल सेंट की बैटल फॉर्मेशन स्पिरिट? झो के राजा लिंग बहुत घबरा गए। इस समय युआन ली की नजर भी तेज हो गई। वह यूशी को शक की नजर से घूर रहा था। आपको जानने की जरूरत है। भले ही झो के राजा लिंग ने खुद लड़ाई की कमान संभाली हो, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 4 सेनाओं की लड़ाई की ताकत को 3 स्टार मार्शल सेंट के बराबर ही कर पाए। लेकिन इसे ज्यादा समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता, और एक बार इस तरीके का इस्तेमाल करने पर 4 सेनाओं के सभी सैनिकों की ताकत में बहुत कमी आएगी। बैटल फॉर्मेशन का जोश आधे घंटे तक रह सकता है। बैटल फॉर्मेशन खत्म होने के बाद 4 सेनाओं के सैनिक आधे महीने तक गंभीर रूप से घायल रहेंगे, यूशी ने धीरे से कहा। उसकी बातों ने झो के राजा लिंग को बहुत प्रभावित किया। 7 स्टार मार्शल सेंट के बराबर एक बैटल फॉर्मेशन स्पिरिट पूरे मैदान में छा सकती है। इसके साथ मेरा पलड़ा भारी रहेगा। झो के राजा लिंग की नजरें तेज हो गईं और उन्होंने तुरंत कहा, प्लीज मैडम, अपना काम जारी रखें। बूढ़े झो। युआन ली के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। क्या तुम्हें पक्का उस पर यकीन है? वह तो बस एक मार्शल एम्परर है। उसके पास ऐसी क्या काबिलियत है कि वह एक 7 स्टार मार्शल सेंट के बराबर बैटल फॉर्मेशन स्पिरिट को कंडेंस कर सके? और तो और अगर वह इसे कंडेंस भी कर ले तो क्या तुम्हें लगता है कि वह अपने कल्टीवेशन लेवल से इस बैटल फॉर्मेशन स्पिरिट को कंट्रोल कर पाएगी? अगर यह कंडेंस होते ही गिर गया तो हमारी पूरी लाइन गिर जाएगी और हम उसका सामना करने में पूरी तरह से लाचार हो जाएंगे। चुप रहो। झो के राजा लिंग ने युआन ली को ठंडेपन से देखा। बूढ़े युआन, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि रानी मां में काबिलियत है। अगर तुम एक और शब्द कहते हो तो दोस्ती को नजरअंदाज करने के लिए मुझे दोष मत देना। तुम। युआन ली ने झो के राजा लिंग को गुस्से से घूरा, फिर आखिर में ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। उसे यह नहीं पता था कि राजा झो लिंग, जिसने खुद युक्सी के 8 एब्सोल्यूट सेक्रेड अरे का अनुभव किया था, पहले ही युक्सी के अरे फॉर्मेशंस पर महारत के एक हैरान करने वाले लेवल पर पहुंच चुका था। यूशी ने जो कहा उस पर वह कैसे शक कर सकता था? यूशी ने राजा झो लिंग की तरफ देखा, धीरे से सिर हिलाया और एक तेज चाल के साथ वह एक दिव्य युवती की तरह हवा में तैर गई। फिर उसके हाथों में कई मंत्रों की एक सीरीज आई, लेकिन वे खाली जगह पर हमला करने के बजाय खुद पर ही हमला कर गईं। बूम! यूशी के शरीर से धीरे धीरे एक धीमी आवाज निकली, जैसे हजारों सालों से बंद किसी पुराने कांसे के दरवाजे के खुलने की आवाज आई हो। जैसे ही आवाज आई, एक भयानक प्रेशर भी फैल गया। जैसे ही जोरदार आभा निकली, यूशी के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी की एक परत उठी, जिससे शान और पवित्रता की आभा फैल गई। यह युआन ली की आंखों में तेज चमक आ गई जब उसने यह सीन देखा और यूशी से निकलती हुई पावर को महसूस किया। सुनहरी रोशनी अनगिनत टुकड़ों में बंट गई, सभी दिशाओं में बिखर गई और 4 सेनाओं के सैनिकों पर गिर पड़ी। सुनहरी रोशनी से छू जाने वाला कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर की हैरानी के बाद लड़ने की जबरदस्त भावना से भर जाएगा, उतनी ही मजबूत जितनी वह अपने पीक पर था। झो के राजा लिंग हैरान रह गए।
उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूशी के पास ऐसे तरीके होंगे जिससे चारों सेनाओं में, जिनकी लड़ने की भावना बहुत कम हो गई थी, एक पल में पूरी तरह से लड़ने की भावना आ जाएगी। बूम बूम बूम। अनगिनत लड़ाई के इरादे आसमान में उड़ गए और लड़ाई के इरादे की किरणों में बदल गए जो एक साथ मिल गईं। जैसे जैसे लड़ाई का इरादा आपस में मिलता और टकराता रहा, पूरा आसमान अंधेरा हो गया और जैसे जैसे काले बादल घिरने लगे, लड़ाई के इरादे वाली आत्माओं का मेल आखिरकार खत्म हो गया। गर्जन। काले बादलों की गहराई से एक बहुत तेज गर्जना गूंजी जो धरती को चीर सकती थी। घने घने बादल जो ब्लैक सिटी की तरह ही खतरनाक थे, अचानक उस गर्जना के साथ बिखर गए और गायब हो गए। आसमान फिर से साफ हो गया। एक ही समय पर लड़ाई का जोश जो काले बादलों में छिपा हुआ था और जिसमें चार सेनाओं की लड़ने की भावना थी, पहली बार सबकी आंखों के सामने आया। अध्याय 314 चार आत्माओं का युद्ध गठन। मैं, हे भगवान, यह क्या चीज है? कितना भयानक, कितना डरावना दबा। यह पहली बार है जब मैंने इस तरह की बैटल स्पिरिट देखी है। झो के राजा लिंग क्या कर रहे हैं? जिस क्षण बैटल स्पिरिट प्रकट हुई, हर कोई, जिसमें स्वयं राजा झो लिंग, क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के सदस्य जो धीरे धीरे पहाड़ के नीचे इकट्ठा हो रहे थे, और लिन तियानलैंग और झो जियान शामिल थे, चौंक गए और हवा में अजीब दिखने वाली बैटल स्पिरिट को खाली नजरों से देखने लगे। लड़ाई की फॉर्मेशन की स्पिरिट लगभग 100 फीट साइज की थी। बाघ का सिर, तेंदुए का शरीर, भेड़िए के हाथ पैर, बाज के पंख। यह चार लीजन बैटल स्पिरिट्स की सभी खूबियों को मिलाकर एक बिल्कुल नई बैटल स्पिरिट बनाता है। चलो तुम्हें फॉर स्पिरिट्स कहते हैं, जो कमांडर इन चीफ के बैटल फॉर्मेशन फ्यूजन का एक नया प्रोडक्ट है। यूशी ने शांति से उस बड़े युद्ध के जोश को देखा, जिसमें से बहुत ज्यादा लड़ने का जोश और तबाही का माहौल निकल रहा था। गर्जन। यूशी की बातें सुनकर लड़ाई की टीम की आत्मा ने जवाब में दहाड़ लगाई, लेकिन उस दहाड़ में मौजूद बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा की वजह से सबके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। यह एक 6 स्टार मार्शल सेंट के लेवल की बैटल फॉर्मेशन स्पिरिट है। झो जियान ने हैरानी से कहा। नहीं, इसे और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। इस समय लिन तियानलैंग पहले की तरह शांत और स्थिर नहीं था और उसका गरिमामय चेहरा अविश्वास से भर गया था। धत तेरे की, वो औरत कौन है? उसमें इतनी ताकतवर लड़ाई की भावना कैसे आ गई? अगर मैं उसे कंट्रोल करूं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा? लिन तियानलैंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं और यूशी को देखते हुए उसकी नजरों में एक अनोखा पागलपन छा गया। मारना, यूशी ने बेरुखी से कहा, लेकिन यह शांत आवाज क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के कानों को सबसे गहरे नरक से आती आत्मा को बांधने वाली आवाज जैसी लगी। अगले ही पल लेकिन तभी लड़ाई का जोश दहाड़ा और जोरदार लड़ाई का जोश दिखाते हुए बाहर निकला और क्रिम्सन फ्लेम आर्मी पर टूट पड़ा। 7 स्टार या 5 स्टार जनरल के बराबर अपनी ताकत के साथ यह क्रिम्सन फ्लेम आर्मी में बेजोड़ था। यहां तक कि उनके कमांडर लिन तियानलैंग, जिनके पास 1 स्टार मार्शल सेंट की साधना थी, ने भी देखा कि जैसे ही उन्होंने लड़ाई की भावना को अपनी ओर आते देखा, उनकी आंखों का पागलपन तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरा डर आ गया। यह सही है। यह डर है। जैसे ही लड़ाई की भावना ने हमला किया, उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली लड़ाई की भावना ने उसे जकड़ लिया है, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। उस लड़ने की भावना का सोर्स लड़ाई की बनावट की भावना से आता है। वास्तव में लड़ाई की भावना क्रिम्सन फ्लेम आर्मी में ऐसे फैल गई जैसे कोई अजय दानव देवता हो और अपने साथ जबरदस्त तबाही लेकर आया। यह अनगिनत क्रिम्सन फ्लेम आर्मी जनरलों के खून और मांस से सने रास्ते को रौंदते हुए लिन तियानलैंग की ओर बढ़ रहा था, जो सेना के बीच में तैनात था। जनरल की रक्षा करो। गला फाड़ने वाली चीखें क्रिम्सन फ्लेम आर्मी में गूंज रही थीं। जल्द ही अनगिनत क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के सैनिक लिन तियानलैंग की मदद के लिए लौट आए। लड़ाई की भावना को क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के सैनिकों की मांस की दीवारों की परतों ने बाहर रोक दिया था। सर्वप्रथम लिन तियानलैंग को अभी भी मन ही मन राहत थी कि वह लगभग मारा ही गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसके चेहरे पर पीलापन आ गया। तितर बितर हो जाओ, अब तितर बितर हो जाओ। तुम्हें यहां इकट्ठा होने और मरने की इजाजत किसने दी? लिन तियानलैंग पीछे हटते हुए दहाड़ा। उन्होंने पाया कि क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के अनगिनत सैनिक जो जमा हो गए थे, उन्हें रोकना नामुमकिन था, सिवाय इसके कि वे लड़ाई की टीम की आत्माओं द्वारा इकट्ठा होकर मारे जा रहे थे। ये क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के सैनिक लिन तियानलैंग की कमांड में सबसे एलीट योद्धा थे, लेकिन इस समय वे लड़ाई की भावना से आसानी से खत्म हो गए, जैसे सिर्फ घासफूस। यह दृश्य देखकर लिन तियानलैंग का दिल रो पड़ा। गर्जन। लड़ाई की टुकड़ी की आत्मा ने एक जोरदार दहाड़ मारी और उसका आकार अचानक इंसानों की दीवार को चीरता हुआ निकल गया। जैसे ही बाज ने अपने पंख फैलाए, वह अपने साथ एक डरावनी आभा लेकर आया और लिन तियानलैंग पर टूट पड़ा। लिन तियानलैंग को तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जैसे ही लड़ाई की टुकड़ी की आत्मा ने अपने पंजे आगे बढ़ाए, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के झो जियान को पकड़ लिया, जो पीला पड़ गया था और डर से भरा हुआ था। लिन तियानलैंग आ उफ। झो जियान ने लिन तियानलैंग की हरकतें देखीं और उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। जैसे ही उसने गाली दी, लड़ाई की आत्मा के पंजे ने वार किया, जिससे झो जियान अनगिनत टुकड़ों में फट गया। एक ही समय पर
झो जियान ने दांत पीसकर मुंह में खून थूका और उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। खून का रिसाव। झो के राजा लिंग ने, जिसने पहाड़ पर दूर से यह दृश्य देखा था, लिन तियानलैंग के भागने के तरीके को पहचान लिया और वह डर गया। उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। चारों सेनाओं की मिलीजुली लड़ाई की भावना इतनी डरावनी थी कि लिन तियानलैंग जैसे बेरहम इंसान को भी अपनी साधना छोड़कर अपने एसेंस ब्लड के साथ भागने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसे ज्यादातर राहत महसूस हुई। खुशकिस्मती से यूशी उसके साथ था, नहीं तो वह इतनी तकलीफ नहीं झेल पाता। हाँ, झो के राजा लिंग ने लिन तियानलैंग को ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके भागते हुए देखकर हंस दिया। 3 दिनों तक लिन तियानलैंग की सेना से घिरे रहने और हमला करने के बाद, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ था, उसके मन में लंबे समय से गुस्सा था। लिन तियानलैंग को भागते देख उसकी दबी हुई निराशा कम हो गई और उसके उदास चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ओल्ड युवा, कैसा चल रहा है? युआन ली ने हवा में उस औरत को देखकर ताने से मुस्कुराया, जो एक सुनहरी देवी की तरह थी। उसका पूरा शरीर पवित्र रोशनी से चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, युआन ली, जिसने अनगिनत लोगों को देखा है, इतनी गलतफहमी में पड़ जाऊंगा। हाँ, वह मेरी मालकिन है, वह एक साधारण इंसान कैसे हो सकती है? झो के राजा लिंग ने गर्व से कहा। लेकिन वह इस खुशी में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसे हमेशा युक्सी की बातें याद रहती थीं। लड़ाई की भावना सिर्फ आधे घंटे तक ही बनी रह सकती है, इसलिए उसे आधे घंटे के अंदर सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने की जरूरत है। ऑर्डर जारी करो। झो के राजा लिंग ने हाथ हिलाया। सभी सैनिक हमला करो। टारगेट नॉर्थ ईस्ट। स्पिरिट ऑफ वॉर ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। उसके पीछे 4 सेनाएं थीं। वे जल्दी से हिडन सोल्जर वैली से निकल गए। लेकिन हिडन सोल्जर्स वैली इतनी बड़ी थी कि आधे घंटे के मार्च में भी उन्हें बाहर निकलने में थोड़ा ही समय लगा। और तभी स्पिरिट ऑफ बैटल, जिसे अनगिनत क्रिम्सन फ्लेम आर्मी के सैनिक कभी न मिटने वाला बुरा सपना मानते थे, उसकी रोशनी धीमी हो गई थी। साफ तौर पर वह अपनी लिमिट पर पहुंच गया था। यह दृश्य देखकर झो के राजा लिंग की निगाहें तेज हो गईं। उन्होंने तेजी से भागने का आदेश दिया। लेकिन तभी यूशी, जो हवा में लटकी हुई थी, अचानक खून उगलने लगी। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी तुरंत धीमी हो गई और उसका पीला, खून रहित चेहरा राजा झो लिंग और दूसरों की आंखों के सामने आ गया। अच्छा नहीं है। टकराना। जिस पल यूशी ने खून की उल्टी की, लड़ाई की टीम का जोश अचानक खत्म हो गया और पूरी तरह बेकार हो गया। मालकिन की रक्षा करो। झो के राजा लिंग की दहाड़ से यूशी, जो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर रहा था, को 4 सेनाओं ने बीच में सुरक्षित कर लिया। वे घाटी के किनारे की ओर तेजी से भागे। क्रिम्सन फ्लेम आर्मी, जो पहले से ही लड़ाई की स्ट्रेटेजी से डरी हुई थी, पहले ही टूट चुकी थी और झो के राजा लिंग के लिए कोई रुकावट नहीं थी, जिससे उसका सफर बहुत आसान हो गया। हालांकि इस सहजता ने झो के राजा लिंग को एक डरावना और भयावह एहसास दिया। झो के राजा लिंग, जिन्होंने कई सालों तक सेना की कमान संभाली थी, उनमें खतरे का एहसास लगभग अपने आप हो गया था। इस हिडन सोल्जर वैली का बाहर निकलना बहुत ही शांत था। रुकना। झो के राजा लिंग ने हाथ हिलाकर एक ऑर्डर दिया, जिससे लगभग 20,000 लोगों की सेना रुक गई, जिसके बाद उन्होंने सावधानी से अपने आसपास का जायजा लिया। अध्याय 315। 10 तरफ से घात। पुकारना। अचानक घाटी के एंट्रेंस पर हल्की हवा चली, जिसके बाद एक सफेद धुंध छा गई जिसने तुरंत पूरी घाटी के एंट्रेंस को ढक लिया। एक ही समय पर सफेद धुंध के अंदर से एक आवाज आ रही थी। हे, जैसा कि कमांडर झो लिंगवान से उम्मीद थी, जो स्नो रीजन एम्पायर के पुराने पिलर थे, आप सच में बहुत अच्छे हैं। यह सब पुरानी बात है। अब वह एक आवारा कुत्ते के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, सही है। जब उसने सेना संभाली थी, तब उसने मेरे कॉर्प्सयन सेक्ट के किसी भी शिष्य का कत्लेआम नहीं किया। इस बार मैं पक्का किंग झो लिंग को पकड़ लूंगा और उसे एक लाश की कठपुतली बना दूंगा। अगर ऐसा है तो हम वुहुआन वैली इन लगभग 20,000 मजबूत और हेल्दी नौजवानों को ले जाएंगे। लिन तियानलैंग पूरी तरह से बेकार है। उसके पास लगभग 1 लाख की सेना है, फिर भी वह झो के राजा लिंग को तब भी नहीं रोक सका जब उसके पास गोला बारूद और खाना खत्म हो गया था। वह शुरू से ही एक बेकार आदमी था। कुछ उदास, कुछ ठंडे, कुछ जानलेवा इरादे से भरे शब्द एक के बाद एक घाटी के बाहर गूंज रहे थे। इसके तुरंत बाद स्पिरिट बीस्ट की दहाड़े घाटी में गूंज रही थीं। जैसे ही आवाज उन तक पहुंची, चारों सेनाओं के सैनिक बेचैनी से पीछे हट गए और डरावनी दहाड़े मारने लगे। जब तुम यहां हो तो क्यों छिप रहे हो और खुद को बुरा क्यों दिखा रहे हो? झो के राजा लिंग ने अपने सामने सफेद धुंध को बेपरवाही से देखा। तुम आवारा कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसी बातें कहने की? वे तो असल में यही मांग रहे हैं। क्योंकि वह मौत चाहता है, इसलिए आपको शो देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद झो के राजा लिंग को मार डालो। सफेद धुंध की गहराई में एक आकृति धुंधली सी दिखाई दी। फिर वह आकृति और साफ होती गई, सफेद धुंध से बाहर निकलकर झो के राजा लिंग और दूसरों के सामने प्रकट हुई। वहां 6 लोग आए, 5 पुरुष और 1 महिला। हालांकि इन 6 लोगों की शक्ल और मिजाज अलग अलग हैं, लेकिन इन 6 लोगों में एक बात कॉमन है।
यह वह बहुत ज्यादा ताकत और इज्जत है जो कई सालों तक सत्ता में रहने से मिलती है। कॉर्प्स यिन सेक्ट, बुहुआन वैली, आयरन फिस्ट सेक्टर, यिन यांग एकेडमी, ब्लैक एंड व्हाइट हॉल, 10,000 बीस्ट्स माउंटेन्स, नो रीजन एम्पायर की 6 सबसे ताकतवर, करीब 7 टियर की ताकतें सभी इकट्ठा हो गई हैं। ऐसा लगता है कि मेरे झो लिंग किंग का असर सच में बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद झो के राजा लिंग का चेहरा बहुत उदास था। इन 6 बड़ी सेनाओं के लीडर्स के पास एक स्टार मार्शल सेंट के बराबर कल्टीवेशन लेवल था। आमतौर पर उसके लिए किसी एक से निपटना बहुत आसान होता, 2 लोगों से निपटना थोड़ा मुश्किल है, उनमें से 6 से निपटना तो पक्का मौत की सजा होगी। आखिरकार उन सभी 6 में उसके बराबर ताकत है। पिछली जबरदस्त लड़ाइयों के बाद चारों सेनाओं का लड़ने का जोश खत्म हो गया था और वे कमजोर हो गई थीं और वे कम समय में फिर से नहीं बन पाईं। इसलिए इस समय झो के राजा लिंग की स्थिति उस समय से भी ज्यादा खतरनाक है जब वह लिन तियानलैंग का सामना कर रहा था। यह झो के राजा लिंग की मेहरबानी का भी बदला है जिन्होंने इतने सालों तक हमारे 6 बड़े पंथों का ध्यान रखा है। हाँ, झो के राजा लिंग की देखभाल की वजह से हमारे 6 बड़े पंथ आज इतने मजबूत हो पाए हैं। मेरे पास इस मेहरबानी का बदला चुकाने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं और तुम्हारे खून से हमारी जीत की याद में कुछ करूं। झो के राजा लिंग ने उन्हें नजरअंदाज किया और इसके बजाय अपने पर्सनल गार्ड्स की तरफ देखा और उन्हें ऑर्डर दिया, एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो तुम्हें रानी मां को बचाने और उन्हें घेरे से बाहर निकलने में मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सफेद धुंध छंट गई और जब उसने धुंध छंटने के बाद का नजारा देखा तो झो का राजा लिंग, जो आमतौर पर माउंट ताई के उसके सामने गिरने पर भी इतना पक्का और शांत रहता था, अब बहुत पीला पड़ गया था। यह उस समय से भी ज्यादा पीला था जब इसे लिन तियानलैंग के लगभग 1 लाख सैनिकों ने घेर लिया था। हे, आप चौंक गए। आपने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे 6 बड़े ग्रुप में से किसी एक में इतने एलीट सैनिक होंगे। यह एक बड़ा तोहफा है जिसे हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है ताकि हम अपनी मेहरबानी का बदला चुका सकें। आपके हाव भाव से लगता है कि आप इस तोहफे से पूरी तरह खुश नहीं हैं। 6 बड़ी ताकतों के नेता बेकार की बातें कर रहे थे, उनकी बातें झो के राजा लिंग के लिए गहरे व्यंग्य से भरी हुई थीं। झो के राजा लिंग चुप रहे, उनकी नजर 6 बड़े पंथों के पीछे के 6 ग्रुप के लोगों पर टिकी थी जिनके शरीर से जान लेने का जबरदस्त इरादा निकल रहा था। वे 6 टीमें 6 बड़े ग्रुप्स में सबसे अच्छी थीं और कल्टीवेशन लेवल के मामले में वे किंग झो लिंग की 4 सेनाओं से ज्यादा कम नहीं थीं। खासकर मात्रा के मामले में वे और भी बेहतर हैं। झो के राजा लिंग की चारों सेनाओं में से हर एक में केवल 5,000 सैनिक थे। इन 6 बड़े ग्रुप में से हर एक में 10 स्क्वेयर फॉर्मेशन हैं और हर स्क्वेयर फॉर्मेशन में 1,000 लोग हैं। 6 बड़ी ताकतों ने 10,000 सैनिक भेजे। झो के राजा लिंग को घेरने के लिए कुल 60,000 एलीट सैनिकों को तैनात किया गया था। अगर वे अपने पीक पर होते तो झो के राजा लिंग को उनसे डर नहीं लगता, लेकिन अब वह और उसकी चारों फौजें कई दिनों से लड़ रही हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी हैं। हालांकि 6 बड़ी सेनाएं पूरे जोश के साथ पहुंची, सभी अपने पीक पर थीं। अगर ऐसे हालात में दोनों तरफ की टक्कर होती है तो चारों सेनाओं के खत्म होने का चांस लगभग 90% है। अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आप सिर्फ पीछे हट सकते हैं। मार मार। लेकिन तभी उनके पीछे से लड़ाई की ऐसी आवाजें आईं जो आसमान को चीरती हुई लग रही थीं। धरती हिल गई और पहाड़ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सैनिक तेजी से आ रहे हों। झो के राजा लिंग ने हल्की धुंध में लिन तियानलैंग का झंडा भी देखा। भेड़िए पीछे, बाघ आगे। झो के राजा लिंग की लीडरशिप में चारों सेनाएं एक खतरनाक संकट में थीं। वह निकम्मा लिन तियानलैंग यहां है। वह बिल्कुल सही समय पर आया। इसने आसानी से झो के राजा लिंग को पीछे हटने से रोक दिया, जिसे एक मुश्किल मामले का हल माना जा सकता है। 6 बड़ी ताकतें बिना किसी भाव के रहीं, लेकिन जब उन्होंने झो के राजा लिंग को देखा तो उनकी आंखों में मजाक का गहरा भाव था। फैलाना। हाथ हिलाकर 6 बड़ी ताकतों के नेताओं ने अपनी खास फौज बुलाई जिन्होंने पहाड़ों और नदियों को घेरने वाली लहर की तरह झो के राजा लिंग की 20,000 सैनिकों वाली सेना को पूरी तरह से घेर लिया। उनके पीछे सिर्फ गैप रह गया था। पहली नजर में यह गैप लिन तियानलैंग के लिए छोड़ा गया लगता है, लेकिन जिस हद तक 6 बड़ी ताकतें इसे घेरे हुए हैं उसे देखते हुए यह गैप 3 तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ खुला छोड़ दिया गया जैसा लगता है। यह देखकर झो के राजा लिंग ने एक क्रूर मुस्कान दी। वह जानता था कि 6 बड़ी ताकतें अब भी अंदर ही अंदर उससे डरती हैं। अन्यथा फिर वह लिन तियानलैंग और खुद को भारी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा। झो के राजा लिंग को भागने मत दो। झो के राजा लिंग को भागने मत दो। जनरल ने पूरी सेना को अचानक हमला करने, झो के राजा लिंग को मारने और 10,000 सोने के सिक्के और 10,000 घरों के मार्क्विस का खिताब पाने का आदेश दिया है। जनरल ने पूरी सेना को अचानक हमला करने, झो के राजा लिंग को मारने और 10,000 सोने के सिक्के और 10,000 घरों के मार्क्विस का खिताब पाने का आदेश दिया है। उनके पीछे क्रिम्सन फ्लेम आर्मी की दहाड़ और लड़ने का जोश और भी मजबूत होता गया। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। क्लैंग
झो के राजा लिंग ने अपनी लंबे समय से इस्तेमाल न हुई लड़ाई की तलवार निकाली और उसमें से खून का प्यासा मारने का इरादा निकल पड़ा। जल्दबाजी करना। झो के राजा लिंग पीछे नहीं हटे, उनकी तलवार आगे की ओर थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि इस लड़ाई में पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। आगे बढ़ने से उम्मीद की एक किरण मिलती है, जबकि पीछे हटने से मौत पक्की हो जाती है। मार 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 मार। जनरल वापस आता है, उसका शरीर घोड़े की खाल में लिपटा हुआ है। मेरे बचे हुए खून को नीले आसमान पर दाग लगने दो। चारों सेनाओं के सभी सैनिकों ने धरती हिला देने वाली ताकत से दहाड़ लगाई और इस दहाड़ में सबके दिलों में एक तरह का पागलपन फैल गया। इस पल 6 बड़े ग्रुप के सभी लीडर्स को हटा दिया गया। धत तेरे की, यह फौज 3 दिन से लड़ रही है और उनके पास गोला बारूद और खाना खत्म हो गया है। वे अभी भी इतनी मजबूत लड़ने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं? क्या वे इंसान भी हैं? सच में बुचर झो के नेतृत्व के लायक उनका जानलेवा और जबरदस्त है। बदकिस्मती से स्नोफील्ड एम्पायर खत्म हो गया है और तुम हारे हुए कमीनों का झुंड हो, वरना हम तुम पर हमला करने की हिम्मत क्यों करते? आवारा कुत्ते, तुम गलत हो। उनका मालिक मैं हूं, सम्राट झाओ फेंग। अफरातफरी वाले युद्ध के मैदान में अचानक एक हल्की सी चंचल आवाज गूंजी। अध्याय 316 हताश जवाबी हमला। वहां कौन जाएगा? एक ही समय पर 6 नेताओं के हाव भाव एकदम बदल गए। सावधानी से चारों ओर देखें। उन्हें एहसास हुआ कि उस आवाज में कोई खास संत जैसी शान नहीं थी, वह बिल्कुल आम थी। लेकिन इतनी आम आवाज उनके कानों में गूंजी तो इसका एक ही मतलब हो सकता था। स्पीकर उनके ठीक बगल में था। इस संभावना के बारे में सोचते ही 6 नेताओं के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। वे सभी मार्शल सेंट लेवल के एक्सपर्ट थे और मुझों में भी वे टॉप मास्टर्स में से थे। उन 6 के साथ मिलकर काम करने से वे एक आम 3 स्टार मार्शल सेंट को भी परख सकते थे। तथापि ऐसे लाइनअप में उन्हें पता भी नहीं चला कि कोई घुसपैठ कर रहा है। घुसपैठिया कितना ताकतवर होगा? देखने की जहमत मत उठाओ, मैं तुम्हारे ठीक ऊपर हूं। 6 लोगों के ऊपर से एक मजाकिया आवाज गूंजी। 6 लोगों ने अचानक ऊपर देखा और देखा कि उनके ऊपर हवा में सुनहरे कपड़े पहने एक नौजवान खड़ा है। उस नौजवान की पीठ पर चाकू था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो काफी डरावनी थी। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि उस नौजवान का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ 4 स्टार मार्शल एम्परर जितना था। 6 लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें गहरी उलझन और शक से भरी थीं। 4 स्टार मार्शल सम्राट के लिए 1 स्टार मार्शल संत चींटी से अलग नहीं है। लेकिन अगर वह सच में चींटी था तो वह 6 लोगों के ऊपर बिना उनकी जानकारी के कैसे चढ़ गया? उसने यह कैसे किया? अरे बच्चे, तुम कौन हो? तुम मुझसे ऊपर खड़े होने की हिम्मत कैसे करोगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं और तुम्हें एक लाश की कठपुतली में बदल सकता हूं? मुझे लगा कि वह कोई एक्सपर्ट है, लेकिन वह तो बस एक चांदी का भाला और एक कैंडलस्टिक है। तुम मूर्ख हो जो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। 6 आदमियों ने आपस में बात की और उस जवान आदमी को अपने सामने देखकर जान से मारने का इरादा जताया। मेरे नाथ! 6 लोगों के सामने झो के राजा लिंग ने सुनहरे कपड़े पहने युवक को आते देखा और उसका चेहरा तुरंत हैरानी और खुशी से चमक उठा। झाओ फेंग! हालांकि यूशी कमजोर थी, फिर भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी पहले से सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं, जैसे झाओ फेंग का दिखना किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। क्या ये दोनों पागल हैं? एक 4 स्टार मार्शल सम्राट को अपना रक्षक मान रहे हैं? सिर्फ 6 बड़ी ताकतों के नेताओं को ही यह अविश्वसनीय नहीं लगा। यहां तक कि युआन ली, जो झो के राजा लिंग के कैंप में था, उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब से झो के राजा लिंग हिडन सोल्जर्स वैली में आए हैं, उन्होंने अपने मालिक के साथ बातचीत में कई बार उनका जिक्र किया है और उनके लिए बहुत सम्मान दिखाया है। युआन ली ने शुरू में सोचा था कि जो व्यक्ति राजा झो लिंग का गुरु हो सकता है, उसे कम से कम एक मार्शल संत तो होना ही चाहिए। देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इसे देखने के बाद वह और भी ज्यादा हताश हो गया। मार्शल सेंट तो दूर, विरोधी तो कोई टॉप मार्शल एम्परर भी नहीं है। इस लेवल की ट्रेनिंग वाले मार्शल आर्टिस्ट इस लड़ाई के मैदान में बस थोड़े ज्यादा ताकतवर तोप के चारे की तरह होते हैं और लड़ाई के रास्ते पर कोई असर नहीं डाल सकते। ऐसा लगता है कि मुझे वैली मास्टर को कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। युआन ली की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने बगल में खड़े अपने एक भरोसेमंद साथी को देखा। झो के राजा लिंग ने उन्हें क्या कहा? मेरे स्वामी, मुझे याद है इस बच्चे ने सबसे पहले यही कहा था कि वह झो के राजा लिंग की सेना का कमांडर है। क्या झो के राजा लिंग का दिमाग खराब हो गया है जो एक 4 स्टार मार्शल सम्राट को अपना गुरु मान रहा है? या फिर ऐसा है कि इस बच्चे के पीछे कोई ताकतवर ताकत है? यह सोचते हुए उन 6 लोगों ने एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे उनकी नफरत कम हो गई। आयरन फिस्ट सेट के मास्टर ने हाथ जोड़े और गहरी आवाज में पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं तुम्हारी जान लेने के लिए नरक से आया हूं। झाओ फेंग ने अपनी पीठ से काला चाकू पकड़ा, जिसकी धार सीधे उन 6 आदमियों की तरफ थी।
जैसे ही ब्लेड की ठंडी आभा फूट पड़ी, पूरे मैदान में एक डरावना हत्या का इरादा फैल गया। यहां तक कि 6 लोगों में भी, जब वे हेवनली क्राई ब्लेड के किनारे का सामना कर रहे थे, तो ब्लेड की एनर्जी से मांस के फटने का एहसास अपने आप हुआ। इससे उन 6 के रोंगटे खड़े हो गए। तियानबाओ, और इसका लेवल भी कम नहीं है। झाओ फेंग की हरकतों से 6 आदमी गुस्सा हो गए, लेकिन इससे वे जल्दबाजी में कोई काम करने से और भी हिचकिचाने लगे। जो लोग आसानी से शाही खजाने बना सकते हैं, वे कोई छोटी ताकत नहीं हैं। यहां तक कि उनके अपने अपने पंथ भी किसी जूनियर को कोई शक्तिशाली खजाना नहीं देंगे। हम यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कॉर्प्स यिन सेक्ट के बुजुर्ग ने अचानक कहा। मुझे अब याद आया, क्या यह वही वांटेड क्रिमिनल नहीं है जिसने 7वें प्रिंस सुबोहेन को मारा था और जिसे पूरा स्नो रीजन एम्पायर ढूंढ रहा है? वुहुआन वैली की उस औरत ने अपने सेक्सी शरीर को हिलाते हुए प्यार से कहा। धत तेरे की, हमें धोखा दिया गया है। आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हाँ, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। ये बेवकूफों का झुंड है जिन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करना पसंद है। झाओ फेंग हंसा। 6 आदमी बहुत गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ग्रुप क्रॉसटॉक का क्या मतलब है, लेकिन उनके पीछे बैठे बेवकूफों को यह पता था। तुम छोटे बदमाश, मर जाओ। आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा था। वह दहाड़ा और एक कदम के साथ ऐसा मुक्का मारा जिससे पहाड़ और नदियां टूट सकती थीं। यह मुट्ठी आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर का मुट्ठी डोमेन भी रखती है। हालांकि यह डोमेन नया बना है और बहुत कमजोर है, लेकिन इसकी नुकसान पहुंचाने वाली ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर को इस बात का पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह इस छोटे से लड़के को, जिसने उन सभी 6 लोगों को एक ही मुक्के से धोखा दिया था, कुचल सकता है। पुकारना। तथापि उनका कॉन्फिडेंट खतरनाक पंच आखिरकार हवा में लगा। सिर के बल खड़ा बच्चा गायब हो गया। इतनी स्पीड! यिन यांग अकादमी के डीन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उनकी धुंधली आंखों में चतुराई की चमक दिख रही थी। यह छोटा सा लड़का कोई आम इंसान नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट हॉल का लीडर मुस्कुराया। उसकी आंखों में जोश झलक रहा था। 4 स्टार मार्शल एम्परर के लिए 1 स्टार मार्शल सेंट के हमले से बचना आसान मूवमेंट टेक्निक से मुमकिन नहीं है। भले ही यह एक मूवमेंट टेक्निक हो, इसका लेवल हेवन रैंक या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। इससे ब्लैक एंड व्हाइट हॉल की दिलचस्पी बढ़ गई, जो मूवमेंट टेक्निक में खास माहिर नहीं थे। जब झाओ फेंग फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही झो के राजा लिंग के साथ था। मेरे नाथ! झो के राजा लिंग ने तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। हम झाओ फेंग ने सिर हिलाया और युआन ली और दूसरों की तरफ देखा जो चुपचाप पीछे हट रहे थे। झो के राजा लिंग ने उनकी नजर का पीछा किया और ऊपर देखा। उनका चेहरा उदास हो गया। वह उन्हें रोकने के इरादे से एक कदम आगे बढ़े, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर पीछे हट गए। उन्होंने युआन ली को जाने से नहीं रोका। आखिरकार युआन ली सिर्फ उसका दोस्त था, उसका सबॉर्डिनेट नहीं। और दूसरी पार्टी को यह भयानक मुसीबत पूरी तरह से उसी की वजह से झेलनी पड़ी। झो के राजा लिंग को अब भी युआन ली के प्रति कुछ बुरा लग रहा था। पूरी सेना को एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर दें। फॉर्मेशन के बाहर जो भी होगा, उसे बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। झाओ फेंग की बातों से युआन ली, जो झो जून का इलाका छोड़ने वाला था, रुक गया। वह मुड़ा, झाओ फेंग को देखा, ताना मारा और तेजी से चला गया। 6 बड़ी ताकतों के लक्ष्य बहुत साफ हैं। उन्होंने युआन ली और दूसरों के जाने को नजरअंदाज कर दिया। झो के राजा लिंग को कोई अंदाजा नहीं था कि झाओ फेंग कैसे एक हताश जवाबी हमला करेगा, लेकिन वह झाओ फेंग के आदेशों का पालन करने में हिचकिचाया नहीं। 6 बड़ी ताकतों के सदस्य यह सीन चुपचाप देख रहे थे। सभी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। हारी हुई सेना के ये बचे हुए लोग सोचते हैं कि वे जवाबी हमला कर सकते हैं। वे सब झाओ फेंग को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देख रहे थे। अध्याय 317 खून से सना हुआ छिपा हुआ सैनिक घाटी। बेवकूफों, अपनी आंखें खोलो और साफ साफ देखो कि मैं तुम में से हर एक को कैसे मार डालूंगा। झाओ फेंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसके हाथ के एक इशारे से एक रोएंदार पग सबकी आंखों के सामने आ गया। अरे यार, एक पालतू कुत्ता! क्या यह आदमी कोई जोकर है जिसे बंदरों ने काम पर रखा है? मुझे यह मत बताओ कि यह पग एक काल्पनिक जानवर है। मैं भोला हूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। 6 ग्रुप के लीडर उस कुत्ते को देखकर जोर से हंसने लगे। उनकी बातों में मजाक था। एक बेवकूफ तो बेवकूफ ही होता है। जियाओयुन, इन नासमझ मूर्खों को अपनी असली काबिलियत दिखाओ। जियाओयुन फॉग बीस्ट का नया नाम है। वुफ! जियाओयुन ने जवाब दिया। अचानक बहुत ही कम और दयनीय बालों में धुंध छा गई। पहले तो कोहरा बहुत हल्का था, लेकिन पलक झपकते ही कोहरा कई गुना बढ़ गया। थोड़ी ही देर में यह घाटी भर गई। तो क्या हुआ अगर तुम धुंध छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे जैसे मार्शल सेंट को फंसा सकते हो? 6 बड़ी ताकतों के नेताओं ने इसे पूरी तरह से गलत समझा, लेकिन उस पल गर्जन गर्जन धुंध के भीतर से जानवरों की दहाड़े आ रही थीं। आवाज में दबाने वाली ताकत का हल्का सा एहसास भी था। 7वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट्स।
इतने सारे एक साथ कैसे आ सकते हैं? जो 6 लोग झाओ फेंग का मजाक उड़ा रहे थे, आखिरकार उनके चेहरे पर बदलाव आया। संदेश भेजें, हाई अलर्ट पर रहें। हालांकि उनके ऑर्डर बहुत देर से आए। सैकड़ों मील तक घना सफेद कोहरा फैलने के बाद झाओ फेंग ने पहले ही उनसे युद्ध के मैदान पर कब्जा कर लिया था। 6 बड़ी ताकतें? वाह, वे तो कुत्ते की गंदगी के 6 ढेर हैं। मैंने स्नो रीजन एंसेस्टर से आमने सामने लड़ने की हिम्मत की और आखिरकार उसे मार डाला। तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो? तुम तो बस मुसीबत को बुलावा दे रहे हो। जैसे ही झाओ फेंग ने मजाक उड़ाया, उसने पूरी स्पिरिट बीस्ट आर्मी और खून की प्यासी चींटियों के झुंड को छोड़ दिया। वह इस मौके का फायदा उठाकर सब पर कहर बरपाना चाहता है। जल्द ही। काटना, काटना। एक के बाद एक अनगिनत नोटिफिकेशन आए, जिनमें से ज्यादातर यह बता रहे थे कि मिस्ट बीस्ट्स ने 6 बड़े ग्रुप्स की सेनाओं को मार डाला था। अलावा यहां तक कि लिन तियानलैंग, जो अभी अभी आया था और अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाया था, वह भी सफेद धुंध में बह गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा, कुछ बदसूरत रेशम के कीड़े का प्यूपा दिखाई दिया। यह जगह कहाँ है? लिन तियानलैंग ने चारों ओर देखा, उसकी नजर आखिरकार रेशम के कीड़े के कोकून पर टिक गई। उसका एक्सप्रेशन बहुत जल्दी बदल गया। 8वीं रैंक के शुरुआती स्टेज में रेशम के कीड़े के प्यूपा से निकलने वाली आभा ने उसे डर का एहसास कराया। अरे यार, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ वापस क्यों आया? अपनी मुश्किल का एहसास होने के बाद लिन तियानलैंग को मरने का मन हुआ। मूल पहले ही सभी दिशाओं में बिखरकर भाग जाने के कारण उसने झो के राजा लिंग को मारने का विचार छोड़ दिया था। लेकिन जब स्काउट्स ने किंग झो लिंग को घेरने वाली 6 बड़ी सेनाओं की खबर दी तो लिन तियानलैंग का लालच फिर से जाग उठा। उसे न सिर्फ किंग झो लिंग की 4 सेनाओं का लालच था, बल्कि वह लड़ाई की टुकड़ी की आत्मा से मिले तीर के घाव का बदला भी लेना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सेना इकट्ठा की और आगे बढ़ गया। नतीजतन इससे पहले कि वह झो के राजा लिंग को देख पाता, वह अपने सामने सफेद धुंध में फंस गया। उसका इंतजार एक मोटा, बदसूरत रेशम के कीड़े का प्यूपा कर रहा था। लिन तियानलैंग आमतौर पर ऐसे अनगिनत लार्वा को कुचल देता था, लेकिन आज उसे उनसे एक बहुत खतरनाक ऑरा निकलता हुआ महसूस हुआ। 8वीं रैंक का शुरुआती स्टेज। शुरुआती स्टेज के लगभग पीक पर लिन तियानलैंग सोच भी नहीं सकता था कि यह किस तरह का रेशम के कीड़े का प्यूपा था, जो इतना बड़ा और इतने ऊंचे रैंक का था। लेकिन उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं बचा था। जैसे ही उसने उसे देखा, रेशम के कीड़े ने आलस से अपना मुंह खोला और महीन सफेद रेशम के रेशे थूक दिए। आवाज सुनकर बादशाह की रक्षा के लिए आए कई मार्शल जनरलों का गला उस महीन सफेद रेशमी धागे से ऐसे ही मर गया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। कितना तेज धागा है! लिन तियानलैंग की भौहें जोर से तनी। अपनी नजर से वह धुंधला धुंधला कुछ देख पा रहा था जब रेशम का कीड़ा अपनी चाल चलता। सीरियस ब्लड लाइन मैनिफेस्ट। लिन तियानलैंग उन पतले धागों का डर जानता था। जैसे ही वे पास आए, उसकी आंखों में एक भयानक चमक चमकी और वह दहाड़ा। एक पल में उसने अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता निकाल दिया, प्रोटेक्टिव डार्क नाइट वुल्फ। थर्ड। जैसे ही कपड़े फटे, रेशम के कीड़े के कोकून के सामने एक बहुत बड़ा, खतरनाक दिखने वाला डार्क नाइट वुल्फ दिखाई दिया। रेशम के कीड़े ने ऊपर देखा और चारों ओर देखा। जो रेशम के धागे वह उगल रहा था, वे और भी घने हो गए थे। जैसे ही रेशम के धागे निकले, वे धागों के जाल में बदल गए और लिन तियानलैंग की ओर झुंड बनाकर उसे खत्म कर दिया। सर्वप्रथम लिन तियानलैंग अपने खास पंजों और दांतों के साथ साथ अपने शरीर की वजह से हमले का सामना कर पाया। लेकिन जैसे जैसे धागे ज्यादा और घने होते गए, वैसे वैसे उसके शरीर पर घाव भी बढ़ते गए और खून से उसका पूरा शरीर भीग गया। फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसके मांस का एक भी टुकड़ा सही सलामत नहीं बचा। उसका पूरा शरीर अनगिनत टुकड़ों में कट गया और वह पूरी तरह मर गया। लिन तियानलैंग को मारने के बाद रेशम का कीड़ा रुका नहीं। उसने अपना मोटा शरीर मोड़ा और एक बार फिर सफेद धुंध में गायब हो गया। एक ही समय पर 7 सेनाओं में से जिनकी ताकत मार्शल सम्राट के लेवल तक पहुंच गई, वे सभी रेशम के कीड़ों के प्यूपा का शिकार बन गए। कोहरे से घिरे इस युद्ध के मैदान में रेशम का कीड़ा एक बेरहम कसाई में बदल जाता है और एक एक करके जान लेता है। काटना। किंग लेवल बॉस लिन तियानलैंग को हराने और 2,000,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 200,000,000 ट्रू पावर पॉइंट्स और 200,000,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। किंग लेवल बॉस लिन तियानलैंग को हराने और रैंक 8 डार्क नाइट वुल्फ ब्लडलाइन पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। किंग लेवल बॉस लिन तियानलैंग को हराने और स्पेशल आइटम लीजन ऑर्डर पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को 6 स्टार मार्शल एम्परर को मारने 60,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 6,000,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 6,000,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को 5 स्टार मार्शल एम्परर को मारने 50,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 5,000,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 5,000,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना।
सिस्टम, क्या आप मार्शल एम्परर लेवल से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट को मारने का नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं? लगातार बजने वाली घंटी ने झाओ फेंग को लगभग गिरने के कगार पर पहुंचा दिया। हाँ, एक बार बंद करने पर 1000 सुप्रीम कॉइन्स लगते हैं, हर महीने बंद करने पर 10,000 सुप्रीम कॉइन्स लगते हैं और सालाना बंद करने पर 1,00,000 सुप्रीम कॉइन्स लगते हैं। धत तेरे की, तुम मेरी बदकिस्मती का फायदा उठा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये सुप्रीम कॉइन पाना आसान है? प्लेयर, आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे? मैं तुम्हारी बहन को चुनूंगा। माफ करें, हमारे पास यह नहीं है। झाओ फेंग, क्या कोई परमानेंट शटडाउन ऑप्शन है? हाँ, जब तक खिलाड़ी दिव्य मार्शल सुप्रीम कार्ड प्राप्त कर सकता है। यह क्या है? लॉर्ड लेवल बॉस के पास डिवाइन मार्शल सुप्रीम कार्ड ड्रॉप करने का मौका होता है। इस कार्ड से आप सिस्टम से कुछ ऐसा करने के लिए कह सकते हैं जो आपके मोरल कंपास का उल्लंघन न करे। यह सुनकर झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं। उन्हें सिस्टम को ठीक न कर पाने की चिंता थी। कोई भी रिक्वेस्ट मंजूर है? अगर मुझे डिवाइन मार्शल सुप्रीम कार्ड मिल जाए तो मैं आपका 100 मिलियन का कर्ज माफ कर सकता हूं, क्या यह ठीक है? कर सकना। मैं तुम्हें कुछ कमाल की स्किल्स मुफ्त में देने दूंगा। कर सकना। कितनी देवी रखैलों को बुलाया जाएगा? नहीं कर सकता। मैं तुरंत मैक्स लेवल तक कैसे पहुंचूं? चलो देवी की रखैलों के बारे में बात करते हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम्हें कुछ देना बुरा आइडिया नहीं होगा। झाओ फेंग, अध्याय 318, 10,000 जानवरों के पहाड़ का घमंडी राजा। आखिरकार झाओ फेंग ने 1,00,000 सुप्रीम कॉइन्स के साथ सालाना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का फैसला किया। बेईमान सिस्टम के 1,00,000 सुप्रीम कॉइन रोक लेने के बाद नोटिफिकेशन की बाढ़ आखिरकार काफी कम हो गई, लेकिन ज्यादा समय बाद नहीं। काटना। प्लेयर, झाओ फेंग को लेवल अप करने पर बधाई। आपका अभी का कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार मार्शल एम्परर है। धत तेरे की, उस छोटे बदमाश ने किस तरह का जादू किया? उसने असल में मेरे आयरन फिस्ट सेट के शिष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि अकादमी के शिष्यों का आभामंडल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं भी। अंदर असल में क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीता, चहों पंथ के नेता, जो चुपचाप बैठे थे, बेचैनी दिखाने लगे क्योंकि उनके शिष्यों की आभा कम हो गई थी। वे सब बेचैनी से सफेद धुंध की गहराई में देखने लगे। वे सफेद कोहरे में भागकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन आखिर में वह कदम नहीं उठा सका, क्योंकि घने सफेद कोहरे की गहराई से कभी कभी कान फाड़ देने वाली दहाड़ें सुनाई देती थीं और उन्हें भी खतरे और डर का एहसास होता था। ठीक वैसा, सफेद धुंध के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक जानवर छिपा हुआ है। यह दुविधा लगभग आधे दिन तक चली। जैसे जैसे अंदर लड़ाई की आवाजें कमजोर होती गईं, 6 पंथ के नेताओं के दिलों में बेचैनी बढ़ती गई। जेंटलमैन, मेरा सुझाव है कि हम साथ में अंदर जाएं। अगर हम 6 लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और बुरे लोगों से मिलते हैं तो भी हम आसानी से निकल सकते हैं। यिन यांग अकादमी के हेडमास्टर ने यही कहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कॉप्स यिन सेक्ट के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। वुहुआन वैली सहमत है। धत तेरे की, उसे बहुत पहले ही वहां होना चाहिए था। आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। किसी ने कोई एतराज नहीं किया और जब छहों के बीच एक मौन सहमति बन गई तो वे एक ही समय पर सफेद धुंध में चले गए। जैसे ही उन्होंने सफेद धुंध में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। उनके सामने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र दिखाई दिया। हर जगह लाशें थीं और जो कुछ भी दिख रहा था उसका रंग गहरा खूनी था। खून की तेज तीखी गंध से ये बूढ़े राक्षस भी डर से कांपने लगे। आखिर हुआ क्या? इतने सारे लोग कैसे मर गए? 6 बड़ी ताकतों के पास अभी भी कुछ 20 बचे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, आधे से भी कम। सिर्फ आधे दिन में इस सफेद धुंध ने 30,000 जानें ले लीं। यह सफेद धुंध आखिर है क्या? 6 आदमी कांप उठे, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा था। ये लोग 6 बड़ी ताकतों के एलीट हैं और 6 बड़ी ताकतों के भविष्य के पिलर हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर यहीं मारे गए। उनमें कुछ संप्रदाय के बुजुर्ग भी थे जो 9 स्टार मार्शल सम्राट के लेवल तक पहुंच गए थे और हाफ सेंट बनने से बस एक कदम दूर थे। लेकिन इस समय वे हमेशा के लिए वहीं पड़े रहे, फिर कभी नहीं जागने के लिए। कभी शानदार रहीं 6 ताकतें अब बिना मार्शल सम्राट के युग में प्रवेश कर रही हैं। तुम कमीने, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा था। एक दहाड़ के साथ उसने इलाके में और अंदर जाने से पहले एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा 7वें दर्जे के मिस्ट बीस्ट को मार डाला। बाकी सब गुस्से में दिखे और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे चले गए। लेकिन उस पल आह आह अचानक आगे से बहुत तेज चीखें गूंजने लगीं। यह आवाज सुनकर 5 सेक्ट लीडर रुक गए और उनकी आंखों में हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यह आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे आगे बढ़ गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थीं। सिर्फ मुट्ठी जो स्टील की बनी हो और अभी भी कसकर बंद हो, मारे गए व्यक्ति की पहचान बताती है। आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर मर गया है।
अचानक मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर तक ठंडक दौड़ गई। हालांकि आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन ताकत के मामले में वह 6 में से टॉप 3 में से एक है। यह दबंग और बेरहम आदमी पलक झपकते ही मौके पर ही मर गया। उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में कट गया। इन 5 लोगों पर इसका असर बहुत ज्यादा था। कुछ लोगों ने तो हार मानने का भी सोचा। यह जरूर किसी 8वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट ने किया होगा। 10,000 जानवरों के पहाड़ का स्वामी आगे बढ़ा, ध्यान से देखा और फिर बोला। लेकिन स्पिरिट बीस्ट अपने सफल हमले के बाद जल्दी ही चला गया, जिसका मतलब है कि उसकी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने सोची थी, या यूं कहें कि उसमें हम 5 को एक साथ मारने की ताकत नहीं है। यिन यांग एकेडमी के डीन ने गहरी आवाज में कहा, उनकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, सही है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस आगे बढ़ना है और अपने अपने शिष्यों को बचाने के लिए छिपे हुए स्पिरिट बीस्ट को मारना है। कॉप से यिन सेक्ट के बुजुर्ग भी आगे आए और बोले। वहां मौजूद कोई भी मूर्ख नहीं था। पीछे हटने का उनका पहला विचार दूसरे पक्ष के मारने के तेज, पक्के और बेरहम तरीकों से हैरान होने की वजह से आया था। लेकिन यिन यांग अकादमी के डीन और ब्लैक एंड व्हाइट हॉल के मास्टर के एनालिसिस के बाद उन्हें जल्दी ही मुख्य फायदे और नुकसान समझ में आ गए। हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हट सकते। उस बदमाश की तो जिंदा ही खाल खींच ली गई होगी। मेरे छोटे भाई का बदला लो। 5 आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। मैं 10,000 जानवरों के पहाड़ के मालिक ने 1 दर्जन से ज्यादा हवा जैसे स्पिरिट बीस्ट्स को बुलाया और उनकी ताकत का इस्तेमाल करके अपने सामने की सफेद धुंध को हटा दिया, जिससे 3 मील के दायरे में धुंधमुक्त इलाका बन गया। हम, तुम जानवरों को काबू में करने वाले हो? जैसे ही वे 5 आगे बढ़ रहे थे, उनके कानों में एक हल्की सी हैरानी भरी आवाज गूंजी। वे जल्दी से मुड़े और देखा कि एक आकृति धीरे धीरे बादलों से निकल रही है। यह आप है। अरे कमीने, मुझे मेरे छोटे भाई की जान लौटा दो। जैसे ही 5 आदमियों ने झाओ फेंग को आते देखा, उनकी आंखें लाल हो गईं, जैसे वे किसी ऐसे दुश्मन को देख रहे हों जिसका कोई हल न हो, और वे पागलों की तरह आगे की ओर भागे। लापरवाही से काम करो। झाओ फेंग ने उपहास किया, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिला। जो 2 लोग दौड़कर आए, वे वुहान वैली की महिला और ब्लैक एंड व्हाइट हॉल के लीडर थे। हालांकि दोनों गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन लड़ाई में आगे बढ़ते समय वे अपने आसपास का ध्यान रख रहे थे। हुश, हुश। जैसे ही दोनों झाओ फांग के 100 फीट के अंदर पहुंचे, एक फुसफुसाहट की आवाज आई। दोनों रुक गए और अगले ही पल उन्होंने पतली लाइनें देखीं जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रही थीं और उनकी तरफ आ रही थीं। दोनों शांत रहे और एक झटके में कई लाशें उड़कर उनका रास्ता रोक गईं। लेकिन इन ह्यूमन शील्ड्स से उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला। जैसे ही वह पतले धागे के संपर्क में आया, वह अनगिनत टुकड़ों में कट गया, जो खून की धुंध में गिर गए। ये काम पूरे करने के बाद पतले धागों का बचा हुआ जोर एक बार फिर उन दोनों पर पड़ता रहा। आखिरकार उनके चेहरों के भाव थोड़े बदल गए। वुहुआन तलवार काट, काले और सफेद शासकों गिरो। दोनों आदमियों ने, जिनके हाथ में 1-1 फुट लंबी तलवार थी, एक साथ हमला किया और पतले रेशम के धागे को काट दिया। पतला धागा अचानक टूट गया, लेकिन कई धागे अभी भी 2 लोगों के शरीर को छूते हुए निकल गए, जिससे पीछे चमकदार लाल रंग के धब्बे रह गए। कराहते हुए दोनों आदमी पीछे की ओर लड़खड़ा गए, उनके चेहरे डर से भर गए। बाकी तीनों यह नजारा देखकर अचानक चौंक गए। जिस चीज ने अभी अभी आयरन फिस्ट सेक्ट मास्टर को मारा, वह इन्हीं पतले धागों में से एक रहा होगा। कॉप से यिन सेक्ट के बूढ़े आदमी ने झाओ फेंग को घूरा, लेकिन फिर उसकी नजरें तेज हो गईं जब उसने झाओ फेंग के पीछे उस बड़े रेशम के कीड़े को देखा जो उसकी ओर रेंग रहा था। इंपीरियल बटरफ्लाई, कॉप से यिन सेक्ट के बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में यकीन नहीं हो रहा था। हम, झाओ फेंग की आंखें हल्की सी झपकीं और वह उस व्यक्ति को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं सका। कॉप से यिन के सेक्ट मास्टर, इंपीरियल बटरफ्लाई क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर ने पूछा। एक सामान्य आत्मा जानवर, लाश यिन संप्रदाय के मास्टर ने लापरवाही से कहा। न सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर को उस पर यकीन नहीं हुआ, बल्कि दूसरे लोग भी कॉप से यिन सेक्ट मास्टर की बातों में दिखावटी लहजा सुन सकते थे, और उन सबने उसे नाखुश नजर से देखा। पहले इस बच्चे से निपटते हैं। कॉप से यिन सेक्ट मास्टर ने तुरंत बात बदल दी। हम, तो क्या हुआ अगर यह जानवरों से लड़ रहा है? तो क्या हुआ अगर यह शुरुआती स्टेज का 8वां टियर का स्पिरिट बीस्ट है? मेरे 10,000 बीस्ट्स माउंटेन में भी वे हैं, और हम भी ऐसा कर सकते हैं। 10,000 जानवरों के भगवान ने मजाक उड़ाया, और उनके हाथ के एक इशारे से एक खतरनाक जानवर की परछाई धीरे धीरे उनके पीछे जमा हो गई। अध्याय 319, गेट बंद करना और गोल्डन पाइथन को छोड़ना। वह स्पिरिट बीस्ट एक म्यूटेटेड स्पिरिट पाइथन था। इसका शरीर पानी की बाल्टी जितना मोटा था, घुमावदार और कुंडलित। इसके काले स्केल्स ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जबकि सांप का सिर नीले बैल के सिर जैसा था। हे भगवान, यह किस तरह का स्पिरिट बीस्ट है? सांप और गाय का वंशज? यह पहली बार था जब झाओ फेंग ने ऐसा स्पिरिट बीस्ट देखा था। हम नासमझ बच्चे। यह जानवर एजियोर बुल पाइथन है, जिसमें पुराने दिव्य जानवर एजियोर बुल फ्लड ड्रैगन के खून का कुछ हिस्सा है। हालांकि यह अभी 8वें रैंक के शुरुआती स्टेज में है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए यह काफी है।
10,000 जानवरों के स्वामी पर्वत ने गर्व से कहा। एज्योर बुल पाइथन नाम सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है, लेकिन खैर पहले मुझे थोड़ा हंसने दो। झाओ फेंग 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान को उकसाता रहा। तुम यही मांग रहे हो? 10,000 जानवरों के पहाड़ के मालिक की आंखों में एक ठंडापन था। उसने झाओ फेंग की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, छोटे किंग, इसे मार डालो। शियाओ किंग, छी, तुम व्हाइट स्नेक तो नहीं हो, है ना? झाओ फेंग खुद को फिर से चिल्लाने से रोक नहीं सका। 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान को झाओ फेंग की बातों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इस समय उन्होंने झाओ फेंग को पहले ही मृतकों की श्रेणी में शामिल कर लिया था। नीला बुल पाइथन भी अपने सामने चींटी के मजाक उड़ाने पर बहुत गुस्सा था। झाओ फेंग पर झपटा तो उसकी बैल जैसी आंखें ठंडे और मारने वाले इरादे से चमक उठीं। अरे यार, मुझे तो गायों से सबसे ज्यादा नफरत है। पता नहीं क्यों जब नीला बैल अजगर हमला कर रहा था तो झाओ फेंग को सुनहरे दिव्य बैल का ख्याल आया। ठीक इसी वजह से झाओ फेंग ने एज्योर बुल पाइथन को मौत की सजा सुनाई थी। शियाओडी, मार डालो इसे, झाओ फेंग चिल्लाया। रेशम के कीड़े ने आंखें घुमाई, मानो कह रहा हो, अरे यार, यह तो शुरुआती स्टेज का 8वां टीयर का स्पिरिट बीस्ट है, मेरे लेवल का ही, मैं इसे कैसे मारूं? हालांकि इसने झाओ फेंग के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया। उसके मुंह से अनगिनत रेशमी धागे निकले जो एक बड़े जाल में बदल गए, जिसने सीधे एज्योर बुल पाइथन को घेर लिया। जब वह आगे बढ़ा, नीले रंग के अजगर ने कई बार मुंह किया और दहाड़ते हुए रेशमी जाल को फाड़ दिया। तथापि जब उसे लगा कि वह आजाद हो सकता है, फटे रेशम के जाल से एक डरावनी आभा निकल रही थी। इसके तुरंत बाद जिस जगह रेशम के कीड़े का जाला टूटा, वह पूरी तरह से बर्फ के धागों से ढक गया था। जैसे ही बर्फ की लाइनें आपस में जुड़ी, उन्होंने पूरे रेशमी जाल को मजबूत कर दिया, जिससे उसने तुरंत एज्योर बुल पाइथन को पकड़ लिया। एक ही समय पर झाओ फेंग तेजी से रेशम के कीड़ों के जाल के खुले हिस्से की ओर बढ़ा, उसे उठाने ही वाला था। यहां से चले जाओ, छोटे बदमाश, 10,000 जानवरों वाले पहाड़ के भगवान ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और आगे बढ़े। तभी अचानक उनकी आस्तीन से 2 पतले सांप के धागे निकल आए। यह पतला सांप सिर्फ एक चॉपस्टिक जितना मोटा था, लेकिन इसकी रफ्तार बिजली की तरह तेज थी। इसके कभी न टूटने वाले असर के साथ अगर उसी लेवल का कोई मार्शल संत अचानक पकड़ा जाए तो वह भी घायल हो जाएगा। फक करना। झाओ फेंग ने ठंडी सांस ली और एक तेज चाल से वह तुरंत 2 पतले सांपों से बच निकला और 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान के पीछे आ गया। क्या 10,000 जानवरों का राजा चौंक गया, लेकिन ऊपर से शांत रहा। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आस्तीन से कई काली परछाइयां उड़ गईं। यह डार्क डेमन स्कॉर्पियन था। ये बिच्छू एक तरह के अनोखे जहरीले बिच्छू होते हैं। हालांकि ये सिर्फ हथेली के आकार के होते हैं, लेकिन इनमें मौजूद जहर सीधे 8वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट को मार सकता है। झाओ फेंग ने फिर भी उसका सीधे सामना नहीं किया। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, वह एक झटके में फिर से गायब हो गया। इस समय यह 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान के सिर के ऊपर दिखाई दिया। 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान को यह पहले से ही पता चल गया था और अचानक उनके हाथ में जानवरों की हड्डी से बना एक लंबा भाला आ गया, जिसे उन्होंने जोर से ऊपर की ओर फेंका। झाओ फेंग फिर से गायब हो गया है। 10,000 जानवरों वाले पहाड़ के मालिक का शांत चेहरा बार बार नाकाम होने के बाद थोड़ा बदल गया। भौहें चढ़ाकर उसने मजाक उड़ाया, डरपोक चूहे, तुम बस भाग ही सकते हो। बेवकूफ, हवा में तीर चलाने का क्या मतलब है? आप 10,000 जानवरों के पहाड़ का मालिक बहुत गुस्से में था। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही वे पीछा करने वाले थे, जैसे ही रेशम के कीड़े अपने जाल बंद कर रहे थे, नीला बैल अजगर दुख भरी चीखें निकालने लगा। जैसे ही रेशमी बर्फ का जाल बंद हुआ, चाकू जैसे नुकीले रेशमी धागों ने एज्योर बुल पाइथन की त्वचा और मांस के हर इंच को काट दिया। हालांकि उसके शरीर पर स्केल्स थे, लेकिन कई रेशमी बर्फ के जालों के दबाव में उसके स्केल्स फट गए, रेशम के धागे उसके शरीर में घुस गए और जब खून बहने लगा तो एज्योर बुल पाइथन दर्द से चीखा। जो किंग। यह देखकर 10,000 जानवरों के पहाड़ का मालिक घबरा गया और चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वापस जाओ। झाओ फेंग ने हेवनली क्राई ब्लेड को पकड़ा और पर्पल लाइटनिंग फ्लैश तुरंत निकल गया। इसकी जबरदस्त विनाशकारी शक्ति ने लॉर्ड ऑफ 10,000 बीस्ट्स माउंटेन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान ने झाओ फेंग को घूरा। उसकी ठंडी आंखों में जान से मारने का इरादा था। तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से डर जाता हूं? झाओ फेंग बिल्कुल भी नहीं डरा। तो यह पहाड़ का राजा तुम्हें पहले मार डालेगा। जैसे ही उसने कहा, 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान ने अपनी आभा फैलाई। तुरंत एक स्टार मार्शल संत की चोटी पर पहुंच गए और बहुत ज्यादा ताकत के साथ वह झाओ फेंग की ओर बढ़े। झाओ फेंग चकमा देने वाला था। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने पर बधाई। वह अभी 6 स्टार मार्शल एम्परर है। झाओ फेंग हैरान रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। क्या यह आदमी पागल हो गया है? वुहुआन घाटी की महिला ने झाओ फांग को देखा, जो बिना किसी कारण के हंस रहा था और बहुत हैरान थी। बाकी लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं और वे कुछ प्लान बना रहे थे। जहां तक कॉट सेयिन सेक्ट के उस बूढ़े आदमी की बात है,
रेशम के कीड़े दिखने के बाद भी उसकी नजर उन पर ही टिकी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक रही थी। इंपीरियल बटरफ्लाई, मशहूर इंपीरियल बटरफ्लाई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इससे मिलूंगा। कहा जाता है कि जब यह रेशम का कीड़ा अपने कोकून से निकलकर तितली बनता है तो जो कोकून वह पीछे छोड़ता है वह लाश जैसी कठपुतली को बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा जब यह तितली बड़ी हो जाती है तो इसमें मार्शल गॉड जितनी लड़ने की ताकत होती है। इतना दुर्लभ और अनोखा जीव, मुझे इसे पाना ही होगा। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक आसमान से एक हल्की शैतानी आभा वाली आवाज आई। दानव मुट्ठी की बलि दो। टकराना। जैसे ही 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान इस मुक्के से आमने सामने टकराए, उनका शरीर रेत के बोरे की तरह बाहर फेंक दिया गया। यह दृश्य, बाकी 4 लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यह कैसे हो सकता है? वह तो 10,000 जानवरों के पहाड़ के मालिक को भी उड़ा सकता है। उस बच्चे में क्या गड़बड़ है? क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का कल्टीवेशन लेवल बेहतर हुआ है? यिनयांग एकेडमी के डीन की बातों ने सबको चौंका दिया। जब उन्होंने झाओ फेंग को फिर से देखा तो उनके चेहरे हैरानी से भर गए। एक 9 सितारा मार्शल सम्राट? क्या इस बच्चे का कल्टीवेशन लेवल पहले 4 स्टार मार्शल एम्परर नहीं था? वह कब 9 स्टार मार्शल एम्परर बन गया? यह बच्चा अजीब है। कहने की जरूरत नहीं है कि अब वे चारों झाओ फांग के बारे में बहुत ज्यादा जानने की इच्छा से भर गए थे। बेहतर। अपनी आंखों की चमक के साथ ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर ब्लैक एंड व्हाइट आकृतियों में बदल गया और झाओ फेंग की ओर दौड़ा। उसी समय कॉप्सियन सेक्ट के बड़े आदमी, यिन यांग एकेडमी के डीन और वुहुआन वैली की महिला सभी एक पल में बाहर निकले और सीधे झाओ फेंग की ओर बढ़े। झाओ फेंग तुरंत ही लोगों की आलोचना का निशाना बन गए। यह पता चलने पर वह जल्दी से पीछे हट गया और चिल्लाया, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? कुछ बूढ़े लोग मुझ जूनियर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे शैतानी रास्ते के बचे हुए हिस्से के साथ मुंह पर बात करने का क्या मतलब है? यिन यांग एकेडमी के बूढ़े आदमी ने बेशर्मी से कहा। धत तेरे की, तुम लोग बहुत बेरहम हो। जब ऐसा ही है तो मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। बाहर आओ, फायर स्केल गोल्डन पाइथन। अध्याय 320 ताबूत। आगे आओ, फायर स्केल गोल्डन पाइथन। जैसे ही झाओ फेंग ने बोलना खत्म किया, गर्जन। अचानक अखाड़े में एक भयानक और बुरी आवाज गूंज उठी। एक ही समय पर झाओ फेंग के सामने एक बहुत बड़ा अजगर जैसा स्पिरिट बीस्ट दिखाई दिया, जिसका शरीर आग की तरह लाल और सिर हल्के सोने जैसा था। जैसे ही आग जैसे शल्क वाला सुनहरा अजगर दिखाई दिया, ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर दौड़कर अंदर आया। फायरी स्केल गोल्डन पाइथन ने अपना मुंह चौड़ा खोला, जिससे आग की लपटें निकलने लगीं, जिससे आसमान जल गया और वह आसमानी आग के 2 गोले बन गए जो सीधे ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर पर गिरे। ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर उस समय पूरी तरह से हैरान रह गया जब उसने फायर स्केल गोल्डन पाइथन को देखा। गर्मी की लहर के बीच आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह सीधे आग की लपटों में घिर गया और बहुत तेज चीख के साथ जलकर मर गया। बाकी 4 यह दृश्य देखकर वे दंग रह गए। ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर मर गया है। आग के गोले से जलकर मर गए। वुहुआन वैली की महिला मास्टर और 10,000 बीस्ट्स माउंटेन के मास्टर सभी के चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास था। यहां तक कि कॉर्प्सियन सेक्ट के गहरी सोच वाले बड़े और यिन यांग एकेडमी के डीन भी इस पल बहुत चौंक गए और फायर स्केल गोल्डन पाइथन से खुद को दूर करने के लिए जल्दी से पीछे हट गए। यह एक मिड स्टेज 8वीं टियर स्पिरिट बीस्ट। कॉर्प्सियन सेक्ट के बूढ़े आदमी ने थोड़ी कांपते हुए भारी आवाज में कहा। एक मिड स्टेज 8वीं टियर स्पिरिट बीस्ट जो 6 स्टार मार्शल सेंट के बराबर है और कॉम्बैट पावर में उससे भी ज्यादा मजबूत है। उनका असली कल्टीवेशन लेवल दूसरों के साथ 1 स्टार मार्शल सेंट का था। अपने सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते के साथ भी वह मुश्किल से ही 2 स्टार मार्शल सेंट की लड़ाई की ताकत दिखा पाया। फिर भी एक 6 स्टार मार्शल सेंट के बराबर मिड स्टेज 8वें टियर के स्पिरिट बीस्ट की तुलना में वे चींटियों जितने मामूली हैं। आप असल में कौन हैं? कॉर्प्सियन सेक्ट के बुजुर्ग ने झाओ फेंग को घूरा और गहरी आवाज में पूछा। अब वह झाओ फेंग को जरा भी कम नहीं समझता था और उसके शब्द हैरानी से भरे थे। एक मार्शल सम्राट के पास इतने सारे ट्रम्प कार्ड थे कि उसने 6 अनुभवी मार्शल संतों को लड़ने के लिए पूरी तरह से लाचार कर दिया। जब भी वह इस बारे में सोचता है तो उसे डर लगता है। अगर उसे पता होता कि उससे पहले वाले व्यक्ति ने स्नो रीजन एंसेस्टर को मारने का शानदार काम किया था तो मुझे हैरानी है कि क्या वह तुरंत सरेंडर कर देता। जिन आदमियों ने तुम्हें मारा, झाओ फेंग ने व्यंग्य किया। छोटे भाई, अभी तो सब एक गलतफहमी थी। जैसा कि कहा जाता है, लड़ाई नहीं तो दोस्ती नहीं। मेरा तुमसे कोई खून का झगड़ा नहीं है और इसे जारी रखने का कोई असली फायदा भी नहीं है। क्यों न हम इसे खत्म कर दें? मैं गारंटी देता हूं कि मेरा कॉर्प्सियन सेक्ट फिर कभी तुम्हारे इलाके में कदम नहीं रखेगा। तुम क्या कहते हो? कॉर्प्सियन सेक्ट के बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। हमारी यिन यांग एकेडमी का भी यही नजरिया है, इसलिए प्लीज दरियादिल बनो छोटे भाई। तुरंत ही मैदान का माहौल, जो लड़ाई और मारकाट की चीखों से भरा हुआ था,
फायर स्केल गोल्डन पाइथन के ब्लैक एंड व्हाइट हॉल मास्टर को जला देने के बाद एक जबरदस्त बदलाव में बदल गया। अरे क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं 3 साल का बच्चा हूं जो इस तरह की बकवास करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? 2 शब्दों में सपने देखो। झाओ फेंग ने उपहास किया। युवक, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। कॉप से इन सेक्ट के बुजुर्ग ने उदास होकर कहा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें धमकाऊं? तुम डरपोक बूढ़े, तुम्हें मेरे सामने अकड़ दिखाने का हक किसने दिया? गोल्डन पाइथन, इसे जलाकर मार डालो। झाओ फेंग की उंगली के एक झटके से एक आग जैसे शल्क वाला सुनहरा अजगर अपने मुंह से बाहर निकला। कॉर्प से इन सेक्ट के बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। उसकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ज्यादा यिन और बुरी थी और उससे ऐसी आग निकलने की सबसे ज्यादा संभावना थी। वह तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह झाओ फेंग से आगे नहीं भाग सकता। वापस जाओ। एक पल में झाओ फेंग कॉर्प से इन सेक्ट के एल्डर के सामने आ गया और अपने हेवनली क्राई ब्लेड के एक झटके से पर्पल लाइटनिंग फ्लैश अचानक निकल आया। 9 स्टार मार्शल एम्परर की छोड़ी हुई पर्पल लाइटनिंग फ्लैश की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कॉर्प से इन सेक्ट के बड़े आदमी भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाए और जल्दी से बच निकले। लेकिन तभी फायर स्केल गोल्डन पाइथन की लपटें एक पल में आ गईं। दोनों बिल्कुल अलग थे, फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति थी और वे एक पल में कॉर्प से इन सेक्ट के बूढ़े आदमी की ओर दौड़ पड़े। कॉर्प से इन सेक्ट का बूढ़ा आदमी बहुत डर गया था। जिंदगी और मौत के सामने उसने दांत पीसे और उसके स्टोरेज रिंग से एक ताबूत उड़ गया। बूढ़े आदमी ने ताबूत का ढक्कन उठाया और अंदर लेट गया। गड़गड़ाहट। बैंगनी बिजली सुनहरी लपटों से टकराई, जिससे तुरंत ही चमकदार रोशनी का एक अंधीन विस्फोट हुआ। इससे निकली भयानक ऊर्जा तुरंत 10 मील के क्षेत्र में फैल गई। जब सब कुछ शांत हो जाए, 10 मील के दायरे में सब कुछ खंडहर बन गया था। झाओ फेंग ने उनमें वुहुआन घाटी की बुरी तरह घायल महिला, यिन यांग अकादमी के डीन और 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान को भी खोज निकाला। लेकिन उसने उन तीनों को नजरअंदाज किया और हवा में तैरते ताबूत को देखने लगा। यह ताबूत एक खजाना है। यह इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी बिना किसी खरोंच के बच गया। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं और एक झटके में उसने वुहुआन घाटी से मरती हुई महिला को पकड़ा और उसे ताबूत की ओर फेंक दिया। हम अभी तक करीब नहीं पहुंचे हैं। टकराना। ताबूत का ढक्कन फट गया और एक हरे बालों वाला ज़ॉम्बी बाहर कूद पड़ा। उसका रूप कुछ कॉर्प से इन सेक्ट के बूढ़े आदमी जैसा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका कल्टीवेशन लेवल असल में 4 स्टार मार्शल एम्परर के लेवल तक पहुंच गया था। झाओ फेंग की नजरें तेज हो गईं। गोल्डन पाइथन, इसे जला दो। चिलचिलाती आग ने कॉर्प से इन सेक्ट के बड़े आदमी के ज़ॉम्बी रूप को तुरंत जला दिया, जिसकी साधना बढ़ गई थी, लेकिन उसकी स्पीड धीमी हो गई थी। कुछ ही पलों में वह जलकर राख हो गया और उसका कोई निशान नहीं बचा। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को ग्रीन हेयर्ड ज़ॉम्बी को मारने और 400,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 400,000,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 400,000,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पाने के लिए बधाई। खिलाड़ी झाओ फैंग को स्पेशल आइटम मिडनाइट बेल कार्ड पाने के लिए बधाई। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं और वह ताबूत के पास आया, उसे ध्यान से देखने लगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने उसे अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया और वुहुआन घाटी की महिला एक बार फिर उसके पास आ गई। फिर उसने उसे ताबूत में फेंक दिया। ताबूत का ढक्कन, जो पहले ही उड़ चुका था, अपने आप वापस उड़ गया और ढक्कन बंद हो गया। जल्द ही ताबूत से कंपन की आवाज आई। अगले ही पल ताबूत का ढक्कन उड़ गया और एक और हरे बालों वाला ज़ॉम्बी उसमें से कूद गया। हरे बालों वाली ज़ॉम्बी की शक्ल बिल्कुल वुहुआन वैली की औरत जैसी थी। बकवास। झाओ फेंग हैरानी से चिल्लाया और अपने हाथ के एक इशारे से फायर स्केल गोल्डन पाइथन ने मुंह में आग उगल दी, जिससे हरे बालों वाला ज़ॉम्बी जलकर मर गया। तब झाओ फेंग ने यिन यांग अकादमी के डीन को ताबूत में फेंक दिया और कुछ ही देर बाद वही सीन फिर से हुआ है। ताबूत का ढक्कन खुला और यिन यांग एकेडमी के हेडमास्टर जैसा दिखने वाला एक हरे बालों वाला ज़ॉम्बी बाहर कूदा। उसकी डरावनी हरी आंखें झाओ फेंग को देखते हुए चमक रही थीं। इसे जला। आग जैसे शल्क वाले सुनहरे अजगर ने अपना मुंह खोला और एक सांस छोड़ी, जिससे यिन यांग अकादमी का डीन तुरंत राख में बदल गया। लगातार 3 कोशिशों के बाद झाओ फेंग को कुछ हद तक यकीन हो गया कि यह ताबूत हरे बालों वाले ज़ॉम्बी का सोर्स लग रहा था। एक मार्शल संत अंदर गया और जो हरे बालों वाला ज़ॉम्बी बाहर आया वह एक 4 स्टार मार्शल संत था। यह किसी के कल्टीवेशन लेवल को तुरंत 3 लेवल तक बढ़ाने के बराबर है। इस तरीके को लगभग चौंकाने वाला और अनोखा कहा जा सकता है। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली ताकतें भी इसे पूरा नहीं कर सकती। लेकिन ये हरे बालों वाले ज़ॉम्बी अपना होश खो चुके हैं और सुन्न हो गए हैं, जिससे वे पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। अगर हम उन्हें बड़े पैमाने पर बना भी लें तो क्या फायदा होगा? झाओ फेंग ने भौहें चढ़ाई। अध्याय 321 मिडनाइट बेल कार्ड। गलत। झाओ फेंग ने अचानक अपना सिर हिलाया, अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में ज़ॉम्बी पैटर्न वाला एक अजीब कार्ड आ गया।
आइटम मिडनाइट बेल कार्ड। रैंक अज्ञात। परिचय कहा जाता है कि यह आधी रात से आने वाली बुरी आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है। वाह, यह तो बहुत ही आम परिचय है। क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं? झाओ फेंग की नजर थोड़ी सी बदली, लेकिन उसने 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान को देखा। क्या आप क्या करना चाहते हैं? 10,000 जानवरों के पहाड़ के भगवान को बहुत पहले होश आ गया था और उन्होंने यिन यांग एकेडमी के डीन, कॉर्प्स सेक्ट के एल्डर और वुहुआन वैली की महिला की दुखद किस्मत खुद देखी थी। इसलिए झाओ फेंग के विचार में वह तुरंत डर गया। हे चलो साथ खेलते हैं। झाओ फेंग ने 10,000 जानवरों के हताश दिखने वाले भगवान को